तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के बारे में, जो रिसेंटली में अभी 3 मई को जो एग्जाम हुआ है नीट का। उस एग्जाम के अंदर जो बायोलॉजी का सेक्शन था, उस बायोलॉजी के सेक्शन में आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में से पूछे गए। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सेक्शन को हम देखते हैं, जिसमें हम जूलॉजी को डिस्कस करेंगे और बॉटनी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में से ये पहला क्वेश्चन है। 91 क्वेश्चन नंबर है। ये बेसिकली पहला जो पार्ट है ये बॉटनी का पार्ट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बॉटनी में अगर हम बात करें तो इन द एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइजेस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ अ रूट। कौन से रीजन, रूट के रीजन से बेसिकली आपके रूट हेयर्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। जब हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करते हैं तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से फाइनली आपका जो रूट हेयर्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। In which one of the following the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाइनस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन नंबर, द लैक ऑपेरॉन द लैक दैट जीन इज कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। करेक्ट। 94 क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड द स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड द बायोप्रोस्पेक्टिंग। करेक्ट ऑप्शन। 95 क्वेश्चन नंबर, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड द मैच लिस्ट सेकंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टीआई प्लाज्मिड एंड पीबीआर 322। अब कोई भी अगर आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपको आता है सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पीबीआर थ्रू 322 की बात करें तो ये प्लाज्मिड डेराइव्ड वेक्टर है और प्लाज्मिड कहां प्रेजेंट होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ई कोलाई के अंदर। इसका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका डी का हो गया फोर्थ और सी का हो गया आपका फर्स्ट। सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेसिकली जो पेपर है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है। उसने जो अटेम्प्ट किए हैं बेसिकली वो बता रखे हैं इसमें और उन्हें उस पर लगा रखा है निशान। 96 की अगर हम बात करें इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से आप माइनस कर देते हो रेस्पिरेशन लॉस को। सो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट यहां पे जहां पे वही आपका आंसर है, मतलब कि आपका फर्स्ट और आपका फोर्थ ये दोनों ही आंसर दे रखे हैं, लेकिन हमें और भी चेक करने पड़ेंगे। यहां पर जब हम चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलता है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डी को आप देख लीजिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही आसान होती है जब सेकेंडली न्यू ऑर्गेनिक मैटर जब प्रोड्यूस करा जाए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर by the formation of a new organic matter by the consumers, so this is known as secondary productivity। तो डी का हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो गया डी का। तो बी का हो गया आपका फर्स्ट, डी का हो गया आपका सेकंड, डी का आपका सेकंड और बी का फर्स्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। सो अब तक इस जो ये स्टूडेंट का पेपर है उसके सभी सवाल अभी तक बिल्कुल सही है। 97 क्वेश्चन नंबर, सिंस द ओरिजिन एंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ there have been 5 episodes of a mass extinction of a species. How is this sixth extinction which is in progress different from the previous episode? मतलब कि जो अभी तक एक्सटिंक्शन चल रहा है वो प्रीवियस एक्सटिंक्शन से किस तरीके से डिफरेंट है, किन किन मैनर्स में अगर हम बात करें। अगर हम अभी की बात करें तो आपने होलोसीन एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ाया था जब आपको पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास दोनों में। तब हमने देखा था कि किस तरीके से आपका एक्सटिंक्शन अभी हो रहा है, ठीक है। तो द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेयर आर 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमंस टाइम। मतलब पहले ह्यूमंस के टाइम के एक्सटिंक्शन, जो ह्यूमन से पहले का जो टाइम था प्री ह्यूमन टाइम पीरियड था, तो वहां पर जब एक्सटेंशन होता था और जो अब एक्सटेंशन हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 1000 टाइम्स ग्रेटर है, फास्टर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड विच लेवल ऑफ अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक और आता है आपका बीटा शीट। बीटा शीट आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर, द मेन फंक्शन ऑफ अ बुलीफॉर्म cells in the grasses is to make the leaf impermeable to the fungus spore। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है ये सभी के सभी। और फोर्थ वन टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ग्रास के अंदर वो बेसिकली वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है।
100 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनालिटिक एंड एक्सटेंशन। इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था जब हमने पीसीआर के बारे में डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और हमने एक और चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी, हमने देखा था कि एक्चुअल में थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, सीटी वैल्यू क्या होती है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है। 101 क्वेश्चन नंबर, ये सेल डिवीजन सेल साइकिल 11th क्लास से रिलेटेड चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है। जीवन फेज की बात करते हैं, एस फेज की बात करते हैं, आपको जो आता है सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। एस फेज की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए होगा, तो सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए यहां पे दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा, बी का आपका थर्ड, बी का आप थर्ड देख लीजिए, वहीं आपका आंसर मिल जाएगा, बी का थर्ड, बी का थर्ड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 102 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको, तो इसमें सबसे जो इनकरेक्ट आपको दिख रहा है, जो करेक्ट आपको दिख रहा है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले, जब वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं तो इसे टेरा ऑफ बंगाल भी कहते हैं, और बेसिकली ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज के ऊपर जब प्रेजेंट रहता है तो वाटर के अंदर से ऑक्सीजन के अमाउंट को बहुत कम कर देता है, सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेता है, तो बाकी जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बच पाती। तो डी तो बिल्कुल करेक्ट है, तो डी जहां पर होगा वो आपका आंसर होने वाला है। डी कहां पर है, डी आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर के अंदर है, लेकिन यहां पर नहीं है बिल्कुल भी, तो इन तीनों के अंदर ही डी है, तो तीनों में से कोई एक ही आंसर है। अब हम बात करते हैं एक ही, द Amazon rainforest being cut and cleared for the cultivation of a soybean is an example of a habitat loss. Obviously 100% correct. B option, stellar sea cow and the passenger pigeon become extinct due to over exploitation by the human. बिल्कुल correct. C option, the Nile perch introduced into a Lake Victoria in the East Africa helped in the population growth of a cichlid fish in the lake. करेक्ट, इनकरेक्ट, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। बेसिकली आपके कौन कौन से करेक्ट हो गए, ए बी एंड डी, ए बी डी आर करेक्ट, ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताना, यानी कि मैसेंजर आरएनए बनता है जिससे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए इज डिफाइंड एज द प्राइमरी बाय द 3 रीजंस, promoter, structure gene and the terminator. Correct, A option आपका correct है। The promoter is said to be located towards the 5' end of the structure gene, ये भी आपका correct है। The promoter is a DNA sequence that provides the binding site of a RNA polymerase. Correct. The promoter defines the template and the coding strand. The promoter defines the template and the coding strand, क्योंकि एक तरीके से promoter जो होता है वो differentiate करने में भी help करता है। E, the terminator is located towards the 3' end and of the coding strand and डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन होता है तो उसमें 3' एंड जो रीजन होता है उस पर बेसिकली जो टर्मिनेशन रीजन होता है वो हेल्प करता है टर्मिनेट करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ठीक है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, तो ए बी सी डी ई सभी के सभी आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। Next, 104 question number. Which one of the following statement is not true about the universal rule of a binomial nomenclature? Binomial nomenclature के अनुसार क्या क्या होता है, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Biological names are generally written in a names are generally in the Latin, बिल्कुल सही है, और बेसिकली उनको अंडरलाइन करना पड़ता है, ठीक है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। करेक्ट, द फर्स्ट वर्ड इन द biological name represented at the species specific epithet which is second the component is denoted the genus। तो ये उल्टा हो गया, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो चुका है। सो अगर 104 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल नॉट ट्रू है। 105, डेट्राइटस और डीकंपोजर। डेट्राइटस और डीकंपोजर में क्या फर्क है, जब हम डेट्राइटस की बात करते हैं ये अपना फूड जो होता है वो डेड डिकेइंग मैटर से और आपका बेसिकली जो फीकल मैटर होता है वहां से भी अपना फूड को गेन करते हैं। डीकंपोजर्स की बात करें तो ये उस डेड डिकेइंग मैटर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं। डेट्राइटस की बी की बात करें तो ये इनका हो जाएगा आपका फोर्थ, जहां पे बी का फोर्थ दे रखा हो वही आपका ऑप्शन होगा, तो बी का फोर्थ यहां पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 106, which one of the following is a site of active ribosomal RNA synthesis? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की बात करी गई है, तो न्यूक्लियोलस को कोई कैसे भूल सकता है, बिल्कुल कैसे भूल सकता है। नेक्स्ट 107 में आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताना है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि जितना भाई आपका CO2 यूज हो रहा है उसको आप O2 जितना यूज हुआ है उससे डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपका CO2 102 है तो इसको डिवाइड कर दो आप कितना 145 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा 0.5 से 0.95 के बीच में आएगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की 108 की हम बात करते हैं, तो ये वापस से आपका मैच द फॉलोइंग्स है, और मैच द फॉलोइंग्स को सॉल्व करने का 1000 बार बता चुके हैं। जो आपको आता है सबसे पहले उसे देखो, टाइम वेस्ट मत करो। कोड डोमिनेंस की बात करें, कोड डोमिनेंस का सबसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो बी का हो गया आपका फोर्थ, सबसे पहले आप इसी को देख लीजिए। और अगर हम डी को देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि आपका ह्यूमन स्किन कलर, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारे जीन मिलकर के आपका एक सिंगल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, यानी कि जैसे एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन स्किन कलर। तो डी का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया फोर्थ, डी का हो गया फर्स्ट एंड बी का हो गया फोर्थ, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। 109, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंसेस को करेक्टली आपको बताना है कि कौन से मैनर में है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंड, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ए आएगा, तो सभी के अंदर ए दे रखा है, सो कोई बात नहीं है, अभी फटाफट से देख लेते हैं। बी, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द वीएनटीआर प्रोब्स, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर बी सब बी में है तो बी हटा दीजिए, बी वाला ऑप्शन ये हटा दो, ये हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है, बी ऑप्शन हटा दो, ये वाला तो हटा ही दो। फिर उसके बाद ट्रांसफरिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत। फिर उसके बाद अगर ए के बाद सी दे रखा है तो वो भी हटा दीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटोरेडियोग्राफी, ये भी गलत। सेपरेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद आपके स्मॉल फ्रेगमेंट और लार्ज फ्रेगमेंट्स बचे होंगे। उन दोनों फ्रेगमेंट्स को बेसिकली पता लगाया कैसे जाता है कि जो लार्ज होते हैं स्मॉल होते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज वो ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो ए के बाद ई के बाद ई जहां पे है वही आपके आंसर होंगे, जैसे कि एक ये और एक ये। अब बी देख लीजिए और सी देख लीजिए कौन सा आपका आंसर होगा। अब यहां पर देख लेते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेबल वीएनटीआर प्रोब। अब जेल के ऊपर तो आ चुका है, जेल के ऊपर हमारा बेसिकली आ चुका है आपका डीएनए, ट्रांसफरिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा और फिर उसके बाद सी, क्योंकि सबसे पहले जेल के ऊपर रन कराया गया डीएनए को, डीएनए के आपके बैंड्स जो थे वो जेल के ऊपर आ चुके हैं। जेल के ऊपर आने के बाद उन्हें नायलॉन मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करा जाएगा। नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म की जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करने के बाद उन्हें ऑटो रेडियोग्राफी में देखा भी जाएगा। सो क्लियर हो गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर, which one of the following statements are the correct with the referencing of a packaging of a DNA helix? सो यहां पर आपको डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग से रिलेटेड आपको आंसर इसमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। करेक्ट बताना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में। हिस्टोन्स आर द ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टोमर, तो ये बिल्कुल सही है। हिस्टोन्स आर द नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज तो नहीं होते भैया, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हिस्टोन के पास साइड चेन पे, एन जो साइड चेन, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया बी। और ए जहां पर सही है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए यहां पर है, ए यहां पर है, बाकी दोनों के अंदर ए नहीं है, तो ये तो आपके करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आपको सी देखना है, बी देखना है, बी तो आपका है ही नहीं, तो आपका सी होगा, तो दैट्स इट्स द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। तो द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम फर्स्ट, नो इट्स एसोसिएटेड विद द फोटोसिस्टम सेकंड। बी, C4 plant use the C3 pathway for the CO2 fixation, हाँ, as the main biosynthetic pathway. In the C4 plants, photorespiration does not occur, बिल्कुल सही है। C3 plants exhibit trans anatomy, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत ही ऑप्शन है। ई की अगर बात करें, ATP synthesis in the chloroplast occur थ्रू द कैमियोस्मोसिस, जी हाँ बिल्कुल सही। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें और अगर हम बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रिया के, इन दोनों के अंदर ही आपका एटीपी जनरेशन हो रहा है। एटीपी जनरेशन तो हो रहा है लेकिन ये कैमियोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है इन द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका डी हो जाएगा, एक आपका ए हो जाएगा। डी और ए आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। 112, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल सेल फ्रॉम द टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ अ प्लांट, दो डिफरेंट वैराइटीज के प्लांट लिए, उनकी सेल्स ली। फिर उसके बाद सेल वॉल को डाइजेस्ट करा जाता है। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद जो आपके पास मटेरियल बचता है उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हो। प्रोटोप्लाज्म का फिर उसके बाद फ्यूजन किया जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहा जाता है जिसे, एंड गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। तो सबसे पहले आइसोलेशन करोगे, आइसोलेशन के बाद सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर उसके बाद नेकेड प्रोटोप्लाज्म आएगा, डी ए बी जहां पर होगा वहीं आपका आंसर है डी ए बी, दिस इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन, कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें और स्टार्च शीथ की बात करें, डी को आप देख लीजिए तो यहां पर एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च, तो डी का सेकंड हो जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करें तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पर आएगी, बेसिकली यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, सुबेरिन, सुबेरिन आपने कहां पढ़ा था, सुबेरिन हमने जब हम वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं, तो जो आपको ध्यान रखना है कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप का बेसिकली क्या है, सुबेरिन से काफी ज्यादा लिंक होता है, डेपोजिशन हो जाता है। सो बी का हो गया आपका फोर्थ, बी का फोर्थ हो जाएगा और ए का थर्ड हो जाएगा, और आपका जो डी है उसका सेकंड हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन में इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियाई, लार्ज कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियाई। अगेन मैच द फॉलोइंग, 115, 2,4-D इट्स अ काइंड ऑफ अ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का यूज किया जाता है, और आपका ए बी हो गया एब्सिसिक एसिड, इसका आप स्टोमेटिक क्लोजर में यूज करते हो, तो ए का हो गया थर्ड, डी का हो गया आपका सेकंड, ए का हो गया थर्ड, डी का हो गया आपका सेकंड, ए का थर्ड, डी का सेकंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल, सो दिस इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसके पास दोनों तरीके की एक्टिविटी होती है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों कर सकता है। 117, how many ATPs NADPH molecules are required to make a one molecule of a glucose through the Calvin cycle? 18 और 12 का जोड़ी आपको याद रखनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, 18 ATP और आपके 12 NADPH हमेशा बताया गया है। 118 क्वेश्चन नंबर, ये बेसिकली फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड है। व्हाट इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी, सोलेनेसी के बारे में बताना है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर देख लीजिए बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट किए गए हैं। यहां पर अब ब्रैकेट्स को देख लीजिए, यहां पर ये ब्रैकेट्स नहीं है, यहां पे भी नहीं है और ऊपर है, लेकिन ऊपर की साइड जो अगर हमें देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आपको ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है 11th क्लास का, ठीक है, ध्यान रखना। 119, which of the following is an in situ conservation method? in situ conservation method का मतलब क्या है कि उनके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे सैक्रेड ग्रुप्स, जो वहां की जो वन्य जनजातियां होती है वो वहां के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती है वहां के एनिमल्स के लिए। 120, which one of the following statement is not true regarding the restriction endonuclease? restriction endonuclease के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सिजल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दीज आर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियोफाज इन द इक्वलाई, क्योंकि ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो जो बेसिकली बैक्टीरिया से ही निकाले जाते हैं, इक्वलाई वगैरह से। थर्ड ऑप्शन, ये तो तीनों करेक्ट हो गए, ए बी एंड सी को देख लेते हैं। दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, सेंटर थोड़ी ना, या तो अवे कट करता है या फिर बिफोर कट करता है। डी, दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, ओनली, ओनली यहां पे कह दिया ना, यहां पर ये गलत हो गया। जब हम एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इन दोनों के अलग अलग वर्क होते हैं, इसने ओनली बोल दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, हाँ तो ये बात सही है बिल्कुल, तो सी और डी हो जाएंगे, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इन द रेसमोस इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये बेसिकली एक्रोपिटल सक्सेशन को शो करते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। 122, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पॉलन डेवलपमेंट के बारे में बताना है। पॉलन डेवलपमेंट को जनरेट करने के लिए आपके बेसिकली आते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके स्पोरोजेनस टिश्यू आएंगे, और फिर उसके बाद पॉलन मदर सेल्स आएंगी, पॉलन मदर सेल्स बनने के बाद आपके पॉलन माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, और फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, यानी कि BDAC इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आर द जनरली वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड्स, बिल्कुल करेक्ट। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ अ शुगर, बिल्कुल सही है। एडेनिन गुआनिन आर द सब्स्टिट्यूटेड पैरामिडीन, गलत। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर अ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर अ प्रोटीन, ऑलमोस्ट, हाँ लगभग सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ को, एक को छोड़ करके, इसने लगभग बोला है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। सो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एंड ई आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद द रेफरेंस ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ हनी बी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ हनी बी के बारे में बताना है, और
बताने की कौन कौन से ऑप्शन है जो बेसिकली सही है। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग। जब हम हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो एक दो तरीके की फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, एक फर्टिलाइज होती है, एक अनफर्टिलाइज। जो फर्टिलाइज होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्वीन बी, और जो होती है अनफर्टिलाइज उन्हें आप क्या कहते हैं, वर्कर बीज। और उसके बाद जो प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं मेल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग डेवलप्ड एज अ फीमेल क्वीन और अ वर्कर बी, तो ये करेक्ट हो गया। An unfertilized egg develop as a male by the parthenogenesis, ये भी करेक्ट है। A male has a half number of a chromosome that the number of a female, बिल्कुल करेक्ट है। मेल प्रोड्यूस द स्पर्म बाय द मियोसिस, अरे मियोसिस से स्पर्म क्रिएट करेगा तो कैसे क्रिएट हो जाएंगे उसके स्पर्म। सो ये आपका गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। हनी बी हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स टर्मिनेशन, हाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ई करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, डी को हटा दो, ए बी सी ई, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 125 heterophilous development in the response to a environment is an example of which of the following phenomena is a plasticity बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। प्लास्टिसिटी जो है ये कॉमन एग्जांपल है हेट्रोफिली का, हेट्रोफाइलस भी बोलते हैं इसे, हेट्रोफाइलस। 126 which one of the following statements are correct regarding the amino acid, अमाइनो एसिड की रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है, मेरी लास्ट वीडियो है अमाइनो एसिड के रिगार्डिंग जो अभी मैंने अपलोड करी है इससे पहले ही, तो आप जाकर के उसे देखिए, उसमें जितने भी डाउट है आपके अमाइनो एसिड से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैं उस वीडियो को टैग भी कर दूंगा। सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ मीथेन बिल्कुल करेक्ट। सीरीन हैज अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, बिल्कुल रॉन्ग। वेलाइन इज अ न्यूट्रल amino acid, valine is a valine is a neutral amino acid, this is a correct. Lysine is a acidic amino acid, arginine, histidine, lysine are the basic amino acid, so this is wrong. So B and D are the wrong option and करेक्ट बताना था तो इसमें आपका ए हो जाएगा और आपका सी हो जाएगा, ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। 127 एविल क्वाड्रेट ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स द विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फ्लाइंग एंजल फाइटिंग, ये बात आपको याद रखने के लिए बोली गई थी, फ्लाइंग एंजल फाइटिंग, फ्लाइंग एंजल फाइटिंग। Evil quadrate biodiversity loss include the which one of the following, the habitat loss and the fragmentation, over exploitation, alien species invasion and co-extinction. So next question number 127, the evil quadrate of biodiversity loss include the which one of the following, जब हम एविल क्वाड्रेट की बात करते हैं तो उसमें हैबिटाट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि कोई और स्पीशीज आ जाएगी जो पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करती होगी, और को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, वापस से ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो इस साइटोप्लाज्म में होगी, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड देख लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर है। 129 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, एंडोस्पर्म सेल इज अ ट्रिप्लॉइड सेल। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट 2027 के पेपर के अंदर, पेरिकाप में और बेसिकली आपका एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोनों ही न्यूट्रिटिव है, दोनों ही न्यूट्रिटिव लेयर्स है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी बात करें तो ये 2n नंबर होता है, और एंडोस्पर्म की बात करें तो ये 3n नंबर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है। क्रोमोसोम नंबर 130, which one of the following type of a pollination bring the genetically different types of a pollen grains on the stigma, मतलब कि हमें यह बताना है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन कहां होता है, ज़ेनोगेमी के अंदर, जिसमें वैरायटी डेवलप होती है। मैच द फॉलोइंग। अब हमें प्लेसेंटेशन के बारे में बताना है। प्लेसेंटेशन जैसे हम पी के अंदर देखते हैं तो पी के अंदर हमें मार्जिनल देखने को मिलता है, अगर लेमन को देखते हैं तो उसके अंदर हमें एक्सल देखने के लिए मिलता है। लेमन को देखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सल, और मार्जिनल कहां देखने को मिलेगा, पी में। तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 132, the main criteria used for the 5 kingdom classification proposed by the R.H. Whittaker 1969 includes, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है, अब तक का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है, आपको ज्यादा सोचने समझने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया है, कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।
फ्लेजिला को हटा दो, सेल स्ट्रक्चर से हो सकता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से हो सकता है, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है। तो आपका ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग अगेन। द ट्रिप्सिन आर द काइंड ऑफ एंजाइम, एंड मॉर्फिन की बात करें या फिर हम कोलेजन की बात करें, इट इज इंट्रासेल्युलर सब्सटेंसेस। डी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अच्छा ऑप्शन में एक और भी है, ठीक है। बी को देख लेते हैं, बी से पता लग जाए। मॉर्फिन की बात करते हैं तो मॉर्फिन क्या है? ये आपका एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। जब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ाया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके बहुत सारे आते हैं, एल्कलॉइड्स आते हैं, फिनॉल्स आते हैं, पॉलीफिनॉल्स आते हैं। तो उसमें आपके एल्कलॉइड्स का बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है आपका मॉर्फिन। 134। और ये आपका एक और चैप्टर है 12th क्लास में, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रग्स के बारे में बताया गया है। जैसे मॉर्फिन की बात करें या फिर कोकेन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ड्रग्स होते हैं, वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, कौन सी फैमिली ऑफ अ प्लांट को बिलोंग करते हैं, इनके बारे में बताया गया है। 134 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। वापस से आपको वही इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट याद रखना है। आइसोलेशन कैसे होगा और विजुअलाइजेशन कैसे होगा और सेपरेशन कैसे होगा। द कटिंग ऑफ अ डीएनए इज डन बाय द मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस से भी कट कर सकते हैं, एंडोन्यूक्लियस से भी कट कर सकते हैं। B. The DNA fragments separate according to their size on the agarose gel electrophoresis. 100% correct. The separated DNA fragments can be seen without staining when exposed to a UV light. अरे भैया, विदाउट स्टेनिंग कैसे देख लोगे? स्टेनिंग करना तो हर, जब माइक्रोस्कोप किया जाता है ना, तो हर किसी सेल को आप ऐसे नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसे स्टेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप ब्लड सेल्स की बात करो तो उसके लिए जिम्शा स्टेन होता है, लीशमन स्टेन होता है, बहुत सारे स्टेन्स होते हैं। कैंसर सेल्स के लिए अलग स्टेन्स होते हैं, डीएनए के लिए डैपी स्टेन होता है, बहुत सारे स्टेन्स होते हैं। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हेन स्टेन्ड विद द इथिडियम ब्रोमाइड इट कैन बी सीन इन विजिबल लाइट। अरे भैया, यूवी लाइट, यहां पर फिर से उल्टा लिख दिया, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो ए और बी आपके करेक्ट ऑप्शन है। 135 क्वेश्चन नंबर, which one of the following disorder is caused by the substitution of a glutamic acid by the valine। बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आपका आपने पढ़ाई होगा, वो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, तो उसमें दे रखा है डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन नंबर, मैच द फॉलोइंग अगेन। एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं। रैस मैकेनिज्म सभी ने पढ़ा है ना, रैस मैकेनिज्म तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो एल्डोस्टेरोन की जब हम बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन एक्चुअल में क्या करता है, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। तो ध्यान रखना है, बी का हो जाएगा थर्ड, तो बी का थर्ड देख लीजिए, वहीं आपका ऑप्शन। तो थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर दोनों के अंदर बी का थर्ड दे रखा है, ए का सेकंड दे रखा है, और यहाँ पे सी और डी के बेस में प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। प्रोजेस्टेरोन को देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा भाई, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 क्वेश्चन नंबर, वापस से अगेन रैस मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सीक्वेंस वाइज बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे ही फॉल होता है, जीएफआर रेट जैसे ही फॉल होगा यानी कि डाउन हो जाएगा, वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर जो बेसिकली जो आपका रेनिन है वो रिलीज होना स्टार्ट होगा। और रेनिन क्या करेगा, कन्वर्जन कराएगा। रेनिन क्या करेगा, कन्वर्जन कराएगा किसका, आपका एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और एंजियोटेंसिन सेकंड को रिलीज करवाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा वो बेसिकली आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, डी के बाद आ जाएगा आपका बी, और डी के बाद बी के बाद फाइनली ए। सो आपका आंसर हो गया सी ई डी बी ए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 138 क्वेश्चन नंबर, इन द ह्यूमन रेस्पिरेशन अकर इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दीज स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, फटाफट से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और दूसरे में मेम्ब्रेन से हो रहा है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से। पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड द CO2 विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका नेक्स्ट ऑप्शन। सो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, फिर उसके बाद सेलुलर, फिर उसके बाद आएगा आपका बी, बी के बाद आएगा आपका ए, बी के बाद ई, ई के बाद ए, और फिर उसके बाद फाइनली डी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी बी ई ए डी, सी बीड। ये
एक्चुअल में ध्यान रखना है आप सभी को कि किस तरीके के सीक्वेंस मैनर में होता है, क्योंकि जो एल्वुलर एयर है, एल्वुलर एयर सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू आपके एल्वुलाई, एटमॉस्फेरिक एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई में आने के बाद उसका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन कहां पे होगा? एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू। एल्वुलाई में एटमॉस्फेरिक एयर आ चुकी है। अब उसका जब डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होने के बाद वो ब्लड से वापस से कहां जाएगी? आपके टिश्यूज के अंदर जाएगी। टिश्यूज के अंदर क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और वहां से CO2 वापस से ब्लड के अंदर ट्रैवल करती हुई लंग्स में वापस से आ जाएगी। 139 द फॉलोइंग are the stages of a life cycle of the plasmodium. Arrange the stage in the proper order. Proper order को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इस बार, मतलब पेपर जो रहा है वो काफी ज्यादा लेंथी रहा है इस बार का, बात तो माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले बाइट से शुरुआत होती है। बाइट देख लो कहीं पे लिखा हुआ है, तो हाँ, ड्यूरिंग बाइट लिखा हुआ है। फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट द स्पोरोसाइट्स इनटू द ह्यूमन ड्यूरिंग द बाइट। फिर उसका स्पोरोसाइट रीचेस टू द लिवर थ्रू आउट द ब्लड। ठीक है, तो ई और डी जहां पे दे रखे हैं वही आपका आंसर है। ई और सी दे रखा है, ई और डी रहा। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 140 insertion of a foreign DNA at a BAM-H1 site is an E. coli cloning vector PBR322 result in the loss of antibiotic resistance towards the tetracycline। ठीक है, एम्प्लिसिन की अगर साइट होती तो वहां पे PST1 और PST2 होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें यहां पे। 141 the following reaction depicts the activity of a पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम की एक्टिविटी शो रहा है, मतलब ई के बारे में बताना है कि कौन सा एंजाइम है। देखो, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है? जब हमने एंजाइम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो हमने बहुत सारे एंजाइम की क्लासेस पढ़ी थी, जिसमें था एक आपका लाइज, जो आपका डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा था प्रोडक्ट के अंदर। तो डबल बॉन्ड कौन क्रिएट करता है? आपका लाइज। ध्यान रखना है आप सभी को। 142 द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्सिस आर प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमेशा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर के। 143 क्वेश्चन नंबर, what is the probability of a children having the O blood group where both the mother and the father are the heterozygous for the A and the heterozygous for the B group respectively। अरे heterozygous की कंडीशन है, मतलब कि अगर जो मदर है वो कैसे रखे हैं? रेस्पेक्टिवली बता रखा है, हाँ बता रखा है, मदर एंड द फादर। मदर जो है वो heterozygous A है, मतलब कि इसके पास IA और I जीन है। ठीक है, ये है। और फादर जो है उसके पास IB और आई है। ठीक है, अब यहां से आप कितने गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? यहां से आई ए हो सकता है, यहां से आई निकल सकता है, यहां से आई बी निकल सकता है और यहां से आई निकल सकता है। अब इनसे फटाफट से बना करके पिनेट स्क्वायर बना करके देख लो, या फिर पिनेट स्क्वायर के बना के भी देखा जा सकता है। 25% निकलेगा, ऑब्वियस बात है। आई ए आई बी, ठीक है, और फिर उसके बाद आई ए और आई, ठीक है, फिर उसके बाद एक और निकलेगा आपका आई बी और आई, ये निकलेगा, और फिर उसके बाद आई और आई। तो कौन सा होगा जिसके पास ओ? तो ये होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा 100% का। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज, क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूम्स मिला करके एक कैपेसिटी बनती है। तो रेसिडियल वॉल्यूम कितना होता है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है आप सभी को। देखो, टाइडल वॉल्यूम की बात करें, टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है? आपका 500। ठीक है, ये बात तो याद रहती है। रेसिड्यूल वॉल्यूम की बात करें तो रेसिड्यूल वॉल्यूम आपका कितना रह जाता है? वो 1200 तक रहता है, ध्यान रखना है, 1100 से लेकर के 1200 तक। तो टाइडल वॉल्यूम 500, मतलब डी का आपका सेकंड हो गया, बी का आपका फोर्थ हो गया, डी का सेकंड हो गया और बी का आपका फोर्थ हो गया। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 145 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो होता है जिसमें आपके एंसेस्टर सेम नहीं होते। एंसेस्टर सेम नहीं होंगे, फंक्शन जो होता है वो बेसिकली डिफरेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो फोर लिम्ब कॉमन एंसेस्टर किसके नहीं है? क्योंकि वेल और बैट ये दोनों के दोनों डिफरेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं और बेसिकली इनके जो फंक्शन है वो भी आपके डिफरेंट है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 146 male frog can be distinguished from the female frog due to the presence of a copulatory pad, first digit of a forelimb और आपका vocal sac। ये B और D are the correct option। 147 a group of a researcher produced a fish like animals and upon investigation of the following characters are observed एंडोस्केलेटन वॉज मेड ऑफ अ कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज किसका मिलकर के बना होता है? ये बात अगर आपने चैप्टर पढ़ा है प्लांट एनिमल किंगडम तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। एक्टोपैरासाइट एज देयर वर फाउंड अटैच्ड टू द फिश स्किन
विद देयर सर्कुलर सकिंग माउथ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात जो बोल रखी है इसमें आपको होता है ना किससे मिलते हैं, तो ये बेसिकली आपके इनसे, ये टेरोमाइजोन स्पीशीज जो होती है इनसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। 148 मैच द फर्स्ट एंड मैच द सेकंड अबाउट, ये बेसिकली आपको बताना है, ये इवोल्यूशन चैप्टर से है। जब हम बात करते हैं आपके 320 मिलियन ईयर एगो, 320 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो यहां पर बेसिकली आ जाएगा आपका सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स आर प्रोबब्ली एग्जिस्टेड करते थे। जब हम 350 मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं तो यहां पर आपके जॉलेस फिशेस होती थी। तो सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया आपका थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, सी का फर्स्ट डी का थर्ड, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन नंबर। डायफ्राम बेसिकली क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैरियर मेथड ऑफ अ रबर यूज बाय द फीमेल, ठीक है। सहीलीज क्या होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मल्टीलोड 375 क्या है, ये आपका कॉपर रिलीजिंग इंटरयूटेरिन डिवाइसेस है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये बेटा हार्मोन रिलीजिंग है। तो सारे क्वेश्चन हो गए फटाफट से। नंबर 150 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कहता है, द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ अ पर्सन ब्लड सैंपल इज अ 8000 cubic mm, how many eosinophil and the lymphocytes would be इन द सेम ब्लड सैंपल अप्रोक्सीमेटली। अरे सभी को अगर पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर आपके अमाउंट क्या होता है ग्रैनुलोसाइट्स, और ए ग्रैनुलोसाइट का कितना परसेंटेज वॉल्यूम जो होता है वो कंटेन करते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं आपके 60 to 65% रहेंगे। इओसिनोफिल्स की बात करें या फिर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स आपका 0.05% से आपके 1% तक रहेंगे, ठीक है। इओसिनोफिल्स की बात करें 2 से 6% रहेंगे। लिम्फोसाइट की बात करें और मोनोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट्स आपके 20 to 25% रहेंगे। और मोनोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोसाइट्स आपके 6 to 8% आपके रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो परसेंटेज आप निकाल सकते हो, अगर आपको अमाउंट पता है तो 8000 का 2% कितना होगा, 8000 का 0.05% कितना होगा, और 8000 क्यूबिक mm बेसिकली जो ब्लड सैंपल है उसमें आपको अगर लिम्फोसाइट निकालें तो आप निकाल सकते हो, मोनोसाइट निकालें तो आप निकाल सकते हो, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये सभी आप इजीली निकाल सकते हो। 151 क्वेश्चन नंबर। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इट्स एक्ट एज अ सेडेटिव एंड द पेन किलर। तो बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड देख लीजिए, वही आपका आंसर होगा। सो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर है। सो इसे फटाफट से देख लेते हैं। हेरोइन की बात करें या फिर निकोटीन की बात करें, निकोटीन बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू द राइज ऑफ अ कैटेकोलामिन्स इन द कैटेकोलामिन्स इन द ब्लड सर्कुलेशन। सो ए का हो जाएगा आपका सेकंड, ए का सेकंड, दोनों में ही ए का सेकंड है, तो हमें सी देखना पड़ेगा और डी देखना पड़ेगा। सी और डी को फटाफट से देख लेते हैं। सी और डी में सी का हेरोइन, हेरोइन का हो जाएगा बेसिकली आपका इट इज अ डिप्रेशन स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। हाँ हेरोइन, ठीक है, बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है, इस बात को ध्यान रखना है। जब हमने पढ़ाया था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, इसमें ड्रग्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा। 152 क्वेश्चन नंबर। द ह्यूमन प्रोटीन्स नेम एज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज्ड इन द एम्फाइसेमा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, select the set of a fishes which belongs to a class of a oistiokites। oistiokites से belong करते हैं कौन, जो फाइटिंग एंजल, फ्लाइंग एंजल फाइटिंग, ये बात ध्यान रखनी, फ्लाइंग एंजल फाइटिंग। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 154 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप सभी को। सो देख लेते हैं इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस इज द इनकम्प्लीट, करेक्ट। बाइलेटरल सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ adult canoderms, this is wrong. Pseudocoelom is possessed by the axial helminthes, so this is a partially incorrect kind of a question, and this is a pseudocoelom is a possessed by the axial helminthes, so this is also a correct option. Notochord is present throughout the life in the class of chondriocytes, so ये भी आपका कॉर्ड की बात करें तो persistent throughout the life in the class of chondriocytes, हाँ तो सही है, बिल्कुल सही है। अगर मेम्ब्रेन ऑफ अ क्लास रेप्टाइल्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अरे भाई ये कैसे, तो वो वार्म ब्लड एनिमल थोड़ी है, ऐसे कैसे। तो बी एंड ई आर द करेक्ट, जो ई है उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो ई के पास है, ठीक है, तो बी आर द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 155 क्वेश्चन नंबर। द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज फाउंड इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोट, तो राइबोसोम 110%। 156 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये जो
उठाएगी ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से। जब इकोलॉजी वाली चैप्टर पढ़ते हैं, इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करते हैं यूनिट को। 157 क्वेश्चन नंबर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है विच रेफर्स टू आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग के रिगार्डिंग आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आरएच ब्लड ग्रुपिंग जो मदर होती है वो आपको ध्यान रखनी है, वो आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है, आरएच नेगेटिव, लेकिन फादर जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बेबी कैसा होगा, जो बेबी होगा वो आपका आरएच पॉजिटिव होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो दी जाएगी वो आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। इरेथ्रोब्लास्टिक फर्टिलिस इज एन कंडीशन द ऑब्जर्व द हैविंग द फीटस विद द आरएच नेगेटिव। फीटस विद द आरएच नेगेटिव, नो, आरएच पॉजिटिव। सो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है, ए तो आपका गलत है, ठीक है। with the RH negative blood group and the mother with RH positive blood, ठीक है, तो ये गलत है। RH antigen is observed on the RBCs on the majority of a human being, this is the correct option। इनकरेक्ट बताने हैं तो ए तो आपका इनकरेक्ट है बिल्कुल। और उसका देखते हैं, RH incompatibility is observed when the pregnant mother is RH negative and the fetus is RH positive, so हाँ ये करेक्ट है। Erythroblastosis fetalis can be avoided by the administering the RH negative antibodies to the mother immediately after the second delivery child, second ही फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गलत है, सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा। तो ए और ई आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। वापस से आ गए आपकी मैच द फॉलोइंग। स्टैटिन ड्रग्स हमेशा याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए। आपके घर में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पेशेंट होगा तो उसकी अगर आप ड्रग उठा करके देखोगे ना तो उसके पीछे स्टैटिन जरूर लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। स्टैटिन जो ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत कम करती है। लाइपेसिस हो गया, लाइपेसिस की बात करें तो लाइपेसिस कहाँ से होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं आपके डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ देख लीजिए, और आप बी का थर्ड देख लीजिए, बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। 159 क्वेश्चन नंबर, एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस के अंदर पल्मोनरी और क्यूटेनियस दोनों होता है, तो सी का फोर्थ देख लीजिए, वही आपका आंसर होने की संभावना है ये। सो इन दोनों के अंदर ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की और मोलास्क की, मोलस्क की बात करते हैं तो एक का हो जाएगा बेसिकली आपका फर्स्ट। मोलस्क में क्या होता है बेसिकली पल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 160 क्वेश्चन नंबर, 6th म्यूटेंट कोडोन बीटा ग्लोबिन चेन, फिर से वही क्वेश्चन, वही सिकल सेल एनीमिया को वापस से घुमा करके पूछ रहा है, तो जी 161, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन्स कैरिंग द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, बिल्कुल सही है। द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द इनटू द सार्कोप्लाज्म, यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट, इंक्रीज द कैल्शियम आयन इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर द ब्रेकिंग द क्रॉस लिंक। ये तो उल्टा बोल दिया, यही तो गलत हो गया, यही तो गलत कह गए आप। सो ए ठीक है, बी ठीक है। एक्टिन बाइंड्स टू अ मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस लिंकिंग, सही है। तो ए बी डी, जहां पे ए बी डी, ये ए बी डी ई एट द करेक्ट ऑप्शन। 161, 162 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट विद रेफरेंस टू अ ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन एंडोस्केलेटन की बात कही गई है यहां पे, ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। ह्यूमन एंडोस्केलेटन के रिगार्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको इसमें से चूज करना है। देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ह्यूमन एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है कि ह्यूमन स्कल इज अ मोनोकॉन्डाइलिक, द जॉइंट बिटवीन द टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। इन द ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 7, बिल्कुल करेक्ट। तो सी तो आपका करेक्ट है, तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है, तो सी ऑप्शन जहां पर है आप उसी को रख लिए, बाकी सबको काट दीजिए, इसे काट दीजिए और आप इसे काट दीजिए बी एन ए को, ठीक है। तो आप इन दोनों में देख लीजिए, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, करेक्ट है। और अगर इसमें कुछ बी, ठीक, अब आपको देखने कौन से, आपको बी देख लेना है और आपको ई देख लेना है, तो वही ई तो दोनों में ही है, तो आपको सी और डी देखना है और बी देखना है, ठीक है। डी देख लेते हैं सबसे पहले। ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट 2 पेयर्स आर द बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का कहने का क्या यहाँ पे क्या मतलब कि इसके अंदर दो जगह से कनेक्शन होगा बेसिकली, तो बाइसेफेलिक होते हैं, नहीं जी नहीं, ठीक है, बाइसेफेलिक तो नहीं होते बिल्कुल भी, क्योंकि कहां से कनेक्शन हो जाएगा, दो जगह से कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि तो फ्लोटिंग रिब्स है ना, लास्ट रिब्स जो होते हैं। तो डी ऑप्शन तो आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो यहां पर आपका बी सी एंड ई आर द करेक्ट, ठीक है।
163 स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो अ सीरीज ऑफ अ सेल डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया है बेसिकली वो सीरीज ऑफ सेल डिवीजन गए टू प्रोड्यूस अ स्पर्म। द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। स्पर्मेटोगोनियम ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। मियोटिक सेल डिवीजन ऑलवेज। स्पर्मेटोगोनिया की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात नहीं हो रही जो मियोसिस होगा। सो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। गलत। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये सही है, सी सही है। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआज थ्रू द मियोसिस, बिल्कुल इनकरेक्ट। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पर्मेटोजोआज बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, ये करेक्ट है आपका। तो सी एंड ई आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट जेजीए सेल्स, वापस से वही आपका क्वेश्चन फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। The juxtaglomerulus apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubules and the afferent renal arterioles। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट है बच्चों, डायरेक्ट। 165 which one of the following is an appropriate example of a sexual डिसाइटी। सेक्सुअल डिसाइटी दे रखा है, बेसिकली क्या है ये जूम करके 2 मिनट पता लग सकता है अगर हम इसे जूम कर सकते हैं। डिसिट दे रखा है, सेक्सुअल डिसिट। तो वेट अ मिनट, मैं इसे जरा इरेज करके अच्छे से देखता हूं, 2 मिनट। जूम करते हैं इसे, 2 मिनट जूम करके देखते हैं। डिसीट, सेक्सुअल डिसीट। सो ऑप्शन में दे रखा है सेक्सुअल डिसीट, तो इसका हो जाएगा बम्बल बी। तो आप सभी को याद रखना है इसका क्या होगा, बम्बल बी। ये वो बम्बल बी नहीं है जो आप मूवी वगैरह देख करके आते हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ऐसी फालतू की मूवी मत देखे करो, बम्बल बी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। 166 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग एनाटमी। फ्रॉग एनाटमी के बारे में आपको पूछा गया है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉग एनाटमी के रिगार्डिंग। सो सबसे पहले देखते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द लिवर एंड द स्टेटम। सेम टू सेम, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज अ 12 पेयर ऑफ अ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। 12 पेयर, 12 दे रखा है, 12 पेयर नहीं। The ureter and the oviduct open separately into a cloaca in the female frog। करेक्ट। हिंड क्लोएका, अगर फीमेल फ्रॉग की बात करें, अगर यहां पर मेल फ्रॉग लिख देता तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ सेरेबुलम, मेडुला एंड ऑब्लिंगेटा, बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइनस वेनेसस जॉइंट्स द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन हो गए ये एक करेक्ट है, और आपको ए और सी देख लीजिए कहां पे, वहीं आपका आंसर है ए और सी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर से मैच द फॉलोइंग। फीटस मूवमेंट की बात करें या फिर हम बात करें आपके फीटस के अंदर लिम्स के डेवलपमेंट की, हार्ट रेट के डेवलपमेंट की, हेयर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। एक अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेवलपमेंट किसका दिखा रहा है, मूवमेंट स्टाफ एंड द हेयर अपीयर्स ऑन द हेड। सो ये हो जाएगा आपका सेकंड 20 वीक्स ऑफ अ प्रेगनेंसी। ठीक है, द फीटस बॉडी इज कवर्ड विद अ फाइन हेयर आईलिड्स एंड सेपरेट आई लैशेस आर फॉर्म। ये हो जाएगा आपका 24 वीक्स डायरेक्ट। ठीक है, सो ए का सेकंड, डी का फर्स्ट, ए का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट तो सभी में है, ए का सेकंड भी, ए का सेकंड, डी का फर्स्ट। सो ये भी आपका ऑप्शन है, तो आपको और भी देखने पड़ेंगे, और भी देखते हैं। फटाफट से बी को देखते हैं। बी, द फीटस डेवलपमेंट लिम्स एंड द डिसीज, तो ये हो जाएगा आपका 8 वीक ऑफ अ प्रेगनेंसी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका, बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, 12th क्लास। 168 in the population of a grasshopper में species that the chromosome number of some members are the 23 and the some other members are the 24. These 23 and 24 chromosomes bearing the member of the species are the male and female, obviously respectively male and female. 169 in which animals do haploid cells divide mitotically to produce a gamete? Honey bee. 170 question number, arrange the following cells layer structure around the female gamete outer to the inner।
आउटर टू द इनर की बात कर रही है, तो सबसे पहले होगा आपका प्री वेटलाइन स्पेस होगा, प्री वेटलाइन स्पेस, वेट अ मिनट देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर वेटलाइन स्पेस होगा, फिर उसके बाद जोना पेलिसोडा, जोना पेलिसोडा के बाद फाइनली आपका कोरोना रेडिएटर सबसे आउटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद जोना पेलिसोडा, प्री वेटलाइन, सॉरी जोना पेलिसोडा, फिर उसके बाद प्री वेटलाइन स्पेस, और फिर आपका कोरोना रेडिएटर। ठीक है, 171, what is the reason behind the production of a large hole in the Swiss cheese? CO2 production by the Propionibacterium shermani. CO2 production by the Propionibacterium shermani. 172, a toxin produced by the isolation of a bacillus thuringiensis by the Cry1AC and the Cry1AB. Direct biotechnology का क्वेश्चन है, genetically modified crops का. Ecological pyramids represent the relationship between the organism at a different trophic levels and they generally inverted. तो ये pyramids of a biomass in the sea. ठीक है, 174, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि गैमेट ट्रांसफर इंट्राफेलोपियन ट्यूब, गैमेट्स को ट्रांसफर करना है, तो इसमें इट इज ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, सभी के सभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ एक जो है जो सीक्वेंशियल ऑर्डर के बेसिस पर है, और जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और आपका डिफरेंट जो अदर क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनिज एंड देयर इंक्लूजन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन से? गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स द राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, बिल्कुल सही है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर सर्कुलर डीएनए, सही है। बी और सी आपका करेक्ट ऑप्शन, देख लो कहां है भाई, बी सी दोनों एक जगह दे रखे हैं, कहीं पे बी और सी, हाँ इसमें दे रखे हैं और इसमें दे रखे हैं, तो ए और डी के बीच में कंफ्यूजन हुआ, ए तो आपका गलत ही हो गया, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, select the correct statement regarding the cell membrane in the eukaryotic cell. So ऑप्शन ए तो करेक्ट है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है बाकी सभी के, क्योंकि सब में आपका फॉस्फोलिपिड्स होता है, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर द अरेंज्ड इन द बाइलेयर, करेक्ट, तो ए और डी आपका करेक्ट है, ए और डी आपके करेक्ट है। बी को और देख ले रहे हैं, सॉरी ए और बी करेक्ट है, डी को देख ले रहे हैं, ए बी कहां पे, ए बी यहां पे, ए बी और कहीं देख रखा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड टू अ मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम। वापस से बहुत ही आसान क्वेश्चन, टिटैनी। टिटैनी का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक, जब हम बात करते हैं मसल स्पैज्म कर देगा। ए का थर्ड जो होगा वही आंसर है, तो यहाँ पे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। दो आंसर दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा आपका। बी फर्स्ट देख लेते हैं, बी फर्स्ट आर्थराइटिस, आइटिस जहां जाता है बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट देख लीजिए, वही आंसर है। पूरी बायोलॉजी में जहां पे आइटिस आ जाएगा किसी भी डिसीज के नाम के पीछे, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, और प्रोस्टेरोटाइटिस हो गया, तो ये सभी के सभी इन्फ्लामेशन को बताते हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लामेशन हो रहा है उस जगह पे। जैसे प्रोस्टेरोटाइटिस में प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होगा, मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस लेयर अराउंड द स्कल, वहां पे आपका इन्फ्लामेशन होगा। डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो इसे कॉज करते हैं। 178, evolution of a human appear parallel to the progressive development of a brain and the language skills, as such the evolution of an individual species in the sequence of their appearance। वापस से इवोल्यूशन में से क्वेश्चन है जो हर बार की तरह पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जाता है, तो सभी को याद रखना है कि इवोल्यूशन ऑफ अ मैन में आपको किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आगे क्या आ गया आपके रामापिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर नीदरलैंड्स, फिर होमो सैपियंस लास्ट में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है 179, the lightless bird with four limb modified as a paddle like structure. So question number 179, the flightless bird with the four limb modified as a paddle like structure suited for the swimming is known as a apennodites। ये टी भी है क्या बीच में? हाँ, apennodites है, क्लियर है। 180, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात कर रही है, यानी कि पैरासिटिज्म की बात होगी, कमेंसलिज्म की बात होगी, अमेंसलिज्म की बात होगी, म्यूचुअलिज्म की बात होगी। बोथ द पैरासिटिज्म एंड द कमेंसलिज्म ओनली वन स्पीशीज
बेनिफिट एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म, बिल्कुल गलत है। स्पीशीज बेनिफिट इन द म्यूचुअलिज्म, हाँ ठीक है, म्यूचुअलिज्म में दोनों का रिलेशन होता है। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन द कमेंसलिज्म, गलत। इन द पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म, तो सही है। तो बी सही है और डी सही है। बी और डी को देख लो, वही आंसर है। बी और डी एक साथ कहां पे है? बी और डी, बी और डी, बी और डी, ये यहां पर बी और डी रखे हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सारे क्वेश्चन आपके हमने करके बता दिए हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिए हैं, तो प्लीज इसी तरीके से अपने प्यार को बनाए रखिए। बायन एक्टर्स को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज स्टे ट्यून विद द बायन एक्टर्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायन एक्टर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में, कि प्रोटीन्स के अंदर हम सारी नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी वो वीडियो होने वाली है, और जो नेट की तैयारी करें उनके लिए भी वो वीडियो होने वाली है। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विद द बायन एक्टर्स और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।